औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना टॉपिक एनर्जी स्टार्ट किया था और आज हमने इस चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वर्क एनर्जी इक्वेशन। थोड़ा सा मैं रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आप जो है साथ साथ चल सकें। तो एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। एनर्जी हमने क्या कहा था? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क। ठीक है, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा। एनर्जी के हमने डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी हो सकती है। एनर्जी की और डिफरेंट सोर्सेज हो सकती हैं जिनसे एनर्जी हमें ऑब्टेन हो सकती है, यानी सन से भी हो सकती है, विंड से भी हो सकती है, वाटर से भी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी हमें ऑब्टेन हो सकती है। तो और इसी तरह जनाब डिफरेंट अप्लाइंसेस से भी हमें एनर्जी ऑब्टेन हो सकती है। तो एनर्जी की एक बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, बहुत वास्ट ब्रांच है फिजिक्स के अंदर। और आज इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनर्जी है। ठीक है, जिस कंट्री के पास एनर्जी जो है वाफिर मकदार में मौजूद है, वो कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटा। तो बहरहाल इसका एक छोटा सा इंट्रो हम ले रहे हैं, ये प्रीवियसली मैं पढ़ा चुका था। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एनर्जी की हमने यूनिट जो पढ़ी थी, एसआई सिस्टम में वो जूल पढ़ी थी, सीजीएस सिस्टम में अर्क पढ़ी थी, एफपीएस सिस्टम में हमने फुट इनटू पाउंड बेटा पढ़ी थी। इसी तरह इंडस्ट्रियल यूनिट जो थी वो किलोवाट आवर थी। न्यूक्लियर यूनिट जो थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। और इसी तरह एफपीएस सिस्टम में हमारे पास जो इंडस्ट्रियल यूनिट थी वो थी बीटीयू। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जनाब एनर्जी यूनिट कैलोरी भी होती है। ठीक है, तो ये हमने एनर्जी की डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सिस्टम को देखा था। इसके अलावा कन्वर्जन हमने देखी थी, 1 किलोवाट आवर जो है वो बराबर था 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए मैंने कहा था याद रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था वो क्या था बेटा? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल था। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल था। ठीक है, और इसी तरह 1 कैलोरी जो है वो 3.18 जूल और 3.2 जूल के बराबर होता है। इसी तरह 1 BTU जो है वो किसके बराबर होता है? 1055 जूल या 252 कैलोरी के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, एनर्जी की मेनली हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी की मेनली हमारे पास दो टाइप है। मैकेनिकल एनर्जी के ध्यान में रखिएगा, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने जनाब आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू मोशन होती है। ठीक है, तो देखते हैं। इधर मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू मोशन इन अ बॉडी, बॉडी में मोशन की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू पोजीशन और ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी होती है। सही है बेटा। तो ये एक छोटी सी बात हमने डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी इक्वेशन। ठीक है बेटा, उसको अभी हम देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ ताकि आपको भी क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, आप भी समझ जाएं। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है बेटा? जिसकी हाइट जो है हमारे पास क्या है? एच है। ठीक है, ये एच हाइट बिल्डिंग की हाइट है। यहाँ ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड है। जब यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इस नंबर 1 पोजीशन पर, तो यहाँ क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है? यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होने से मुराद बॉडी रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी की वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है? ज़ीरो है। अगर आप ऊपर जाते हुए की बात करते हैं तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। अगर आप नीचे आने के लिए बात करते हैं तो उससे पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। तो मैंने एक जर्नल वर्ड लिखा है बेटा, क्या? वेलोसिटी ज़ीरो है। क्या है? वेलोसिटी ज़ीरो है। मैंने ये एक जर्नल वर्ड लिखा है। ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है इसी पोजीशन पे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। और वो पोटेंशियल एनर्जी है mgh। क्या है बेटा? mgh। ठीक है। अच्छा, अगर बॉडी नीचे फॉल होना स्टार्ट होती है,
फॉल होना स्टार्ट होती है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस होगी, लॉस से मुराद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम, और काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी, इंक्रीज, बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक नीचे आने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर यही बॉडी ऊपर जा रही होती तब क्या होता, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो रही होती, ठीक है, और यानी लॉस हो रहा होता, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रही होती, यानी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा होता, गेन आ रहा होता। क्या आ रहा होता बेटा, गेन आ रहा होता। ठीक है, तो ये बात हमने देखी। अच्छा, इसी तरह अगर हम पेंडुलम की भी बात करें, जनाब पेंडुलम में लेट सपोज हम सिंपल पेंडुलम ले लें तो दैट इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, जीरो होती है, यानी मिनिमम होती है। ठीक है, और जब बॉडी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाती है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे इस एक्सट्रीम पोजीशन की। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने बात की कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। तो वाइस वर्सा ये रिलेशन जो है बेटा चलता रहता है। जब बॉडी यहाँ एक्सट्रीम पे जाए और दोबारा मीन पे आएगी तो ये इनिशियल कंडीशन आ जाएंगी, और दोबारा एक्सट्रीम पे जाएगी तो फिर आपके पास वही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ ज़रा गौर से कंसंट्रेट करके अंडरस्टैंड कीजिएगा और साथ साथ रहिएगा। ठीक है, ताकि आप हर चीज़ को क्लियर कर सकें बेटा। तो एक बात हमने सीखी कि जब बॉडी फॉल कर रही हो तो क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा होता है, और क्या हो रहा होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा होता है। तो अगला टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, विच इज द वर्क एनर्जी इक्वेशन। जो हमारा टॉपिक है अगला वो क्या है, वर्क एनर्जी इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके बेटा, चले जी आगे चलते हैं। हम बात करते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन के लिए। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है। अगर बॉडी जो है वो फॉल कर रही हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी अगर आ रही हो जमीन पे फॉल कर रही हो तो जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है और काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, इसका आपस में इंटर कन्वर्जन जो है वो रिलेशनशिप शो करता है किसको, वर्क एनर्जी इक्वेशन को, और मैथमेटिकल रिलेशनशिप शो करता है वर्क एनर्जी इक्वेशन को। तो ये बात बेटा आप पढ़ भी लें, आपकी आसानी के लिए लिखी है मैंने आज स्पेशली, ताकि आप इसके हर एक स्टेप को प्रॉपरली समझ सकें। अगर मेरा बोलना और आपका प्रॉपर रिकॉर्ड ना करना, कॉपी पे ना लिखना रह जाता है तो आपको यहाँ से ये सारी बातें मिल जाएंगी बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन किया, आज स्पेशली मेंशन किया है। When a body falls freely under the action of gravity, it loses potential energy and gain kinetic energy. The mathematical description of this interconversion of potential energy and kinetic energy is called work energy equation. ठीक है बेटा, कि जब वो जो है बॉडी फॉल करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट लूजेस पोटेंशियल एनर्जी, ये लूज करता है किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, और गेन करता है किसको, काइनेटिक एनर्जी को। द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो है पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन की कहलाती है वर्क एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम ये एक छोटी सी बात और कर रहे हैं कि नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हम देखेंगे ये जो नेट वर्क डन है बॉडी पर, ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, जिसे हम वर्क एनर्जी इक्वेशन भी कहेंगे। इस बात को भी हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, इस बात की जस्टिफिकेशन के लिए मेरे बच्चा हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप ज़रा अंडरस्टैंड करें कि हमने कंसीडर किया एक बॉडी जिसका मास m है, जो एट हाइट h प्लेस्ड है, और ये बॉडी जो है एट हाइट h पर जो है वो रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में है। तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, mgh होगी। सही है बेटा, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि अब इस बॉडी को जब हम फॉल करवाएंगे
ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी और गेन हो रही होगा किसमें बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। यही बात लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट अ हाइट h from the surface of the earth at rest in rest. Okay, if it is released from that height, then body will fall due to the force of gravity and it does work on that body. ठीक है, ये जो फोर्स है वो बॉडी पर वर्क करने के काम आएगी। ठीक है, thus work done by the force of gravity in bringing the body down through the distance x। अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है और वो x डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो एट दैट टाइम वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पॉइंट 1 से, दैट इज P पॉइंट, इस पॉइंट 2 दैट इज Q पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। क्या है बेटा, x है। और टोटल हाइट क्या थी, h। जो बचेगी वो हाइट क्या होगी, h माइनस एक्स होगी। क्या होगी, h में से x गया तो क्या बचा, h माइनस एक्स। दैट इज द रिमेनिंग हाइट, दैट इज द रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी। एंड P से Q तक बॉडी जो है लॉस कर देगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। इसका मतलब P से Q तक गेन होगा किसका बेटा, काइनेटिक एनर्जी का। और प्रीवियसली मैं आपको टॉपिक में ये बात बताकर आया था, क्लियर कर आया था कि एनी टाइप ऑफ वर्क डन इज एनर्जी। ठीक है, किसी भी टाइप का, किसी भी नस्ल का वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। और रिक्वेस्ट की थी मैंने कि आप इस बात को जहन में रखिएगा। ठीक है, तो बेटा देखते हैं, तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, एफ डॉट डी। और डॉट प्रोडक्ट है जैसा कि ये, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है जैसा कि डॉट प्रोडक्ट को हम जब मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा आता है, तो एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है हमने, एक्स लिया है। F is the force with which Earth attracts a body towards its center is weight of the body। F वो फोर्स है जिससे अर्थ तमाम बॉडीज को अपने सेंटर की जानिब अट्रैक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। और वेट जो है वो mg के इक्वल है, वेट जो है वो mg के इक्वल है। तो हम मजीद ये बात कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में F की जगह mg सब्स्टिट्यूट करें और D की जगह x को सब्स्टिट्यूट करें, cos थीटा वैसे ही रहेगा। अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रहा है, तो थीटा जो है वो कितना डिग्री होगा, 0, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो थीटा 0, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। ये बात हम आपको पहले बहुत दफ़ा बता चुके हैं। तो ये जो वर्क डन हमारे पास आया वो क्या आया, mgx आया। यानी इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, mgx होगा। तो बेटा लॉस किस में हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी, गेन किस में हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी। तो ये गेन हुआ है काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअली, mgx। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात मैं कह सकता हूँ कि दिस वर्क डन appears as a gain in kinetic energy of the body। तो मैं इस W की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी को सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो लिहाजा इस वर्क डन की जगह पर हमने गेन इन काइनेटिक एनर्जी को सब्स्टिट्यूट किया, mgx आपके पास वैसे ही रहा। तो आपके पास जो ये इक्वेशन आई, ये क्या आई, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। ठीक है, अच्छा, अब ये बात तो हमने बहुत सिंपल मैनर में कर दी मेरे बच्चा। ठीक है, बहुत सिंपल मैनर में अंडरस्टैंड भी कर ली। क्या ऐसा कुछ नहीं होगा कि जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो तो हवा चल रही हो, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हो, ठीक है, एयर अपोज कर रही हो बॉडी को नीचे आने से। ठीक है, वाकई ऐसा होगा। ऐसी कंडीशन के लिए हम स्पेशली फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन बात करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन बात करेंगे। एक्स तक की सिचुएशन हमने देख ली। बहरहाल अभी हम मजीद आगे चलकर देखते हैं और क्लेरिफाई करते हैं अपने क्वेश्चन को। फिलहाल हमने जो ये एक्स की कंडीशन देखी, विदाउट फ्रिक्शन देखी। क्या देखी बेटा, विदाउट फ्रिक्शन, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं कर रहा आगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अब इस फर्स्ट सिचुएशन में हम कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन हमारे पास अपोजिंग फोर्स है, ये आपको समझाने के लिए मेंशन किया है मैंने। एयर फ्रिक्शन जो है वो क्या है, अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स से तो क्या होगा, एज द बॉल फॉल्स फ्रीली इट लूजेस पोटेंशियल एनर्जी। ये बात मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ स्टार्ट में। जब बॉल जो है फॉल्स फ्रीली करेगा तो वो क्या लूज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी, एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। और क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है बेटा,
व्हेन द बॉल रीचेस जस्ट अबव द पॉइंट ओ। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जमीन जो पॉइंट ओ है वो जमीन पर है, जमीन पर है। हम कह रहे हैं जमीन से 1 मिलीमीटर ऊपर, आधा सेंटीमीटर ऊपर, 1 इंच, आधा इंच ऊपर, आप जितना मिनिमम डिस्टेंस ले लें, ठीक है, आप मिनिमम, बस जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, जस्ट जमीन से ऊपर होना चाहिए, तो इट इज नियरेस्ट अबाउट द पॉइंट ओ। तो ये नियरेस्ट टू द पॉइंट ओ होगा। हम ये कह सकते हैं एट दैट टाइम क्या होगा कि कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो चुकी होगी और कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी गेन हो चुकी होगी। तो भाई इस बात को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा किसके, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। अगर ऐसी बात है तो मैं इस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, mgh, क्योंकि टोटल हाइट क्या थी मेरे पास, h थी। ठीक है, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, हाफ mv²। ठीक है, तो ये इक्वेशन कब वैलिड है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। ये इक्वेशन कब वैलिड होगी मेरे बच्चा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। जब एयर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। सही है। अच्छा मेरे बच्चा, तो हम ये दो बातें कर चुके हैं। अगर हमने क्यू पॉइंट तक आना हो, ठीक है, एट पॉइंट क्यू आना हो, तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx होगा। ठीक है, और अगर हमने जनाब जस्ट बिफोर द एच पॉइंट आना हो, तो हमारे पास mgh इज इक्वल टू हाफ mv² होगा, जब एयर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, जब एयर फ्रिक्शन मौजूद ना हो। ठीक है, एयर फ्रिक्शन अपोज ना कर रही हो। गेटिंग ओके बच्चा, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो रिस्पांस देते रहा करें बेटा, पता चलता रहता है कि आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। अगर कोई इशू है तो एट द एंड ऑफ लेक्चर पूछ लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लिया करें। ठीक है, तो अब देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो क्या होगा। एयर फ्रिक्शन इज अगेन अपोजिंग फोर्स। तो देखते हैं जब एयर फ्रिक्शन अपोज जनाब एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो इस डायग्राम का सहारा मुझे चाहिए, तो इस डायग्राम को मैं नीचे ले आता हूं ताकि आप मज़ीद समझ लें। ओके बेटा, तो देखते हैं, हम बात कर रहे हैं कि फॉर द केस व्हेन एयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, वर्क एनर्जी इक्वेशन आल्सो इंक्लूड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एंड द गेन इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर फॉलिंग द सेम डिस्टेंस विल बी लेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, तो ये ज़रा समझने की बात है मेरे बच्चा। जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो तो क्या हो रहा था, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा था, लेकिन एयर फ्रिक्शन जो है इसे क्या कर रही होगी, अपोज कर रही होगी। एयर फ्रिक्शन जो है वो क्या परफॉर्म कर रही होगी, वर्क डन, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब किसको अपोज कर रही होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी को। क्या गेन इन काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि अपोज कर रही है। क्या मोशन में रेजिस्टेंस आएगी, आएगी। क्या मोशन स्लो हो जाएगी, पहले के मुकाबले में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उसे क्या कर रही है, अपोज। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि आप स्ट्रेट पाथ पर साइकिल चला रहे हैं और बड़े मजे से चला रहे हैं और बड़ी खुशी से चला रहे हैं, और लेकिन अचानक क्या हुआ, हवा आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गई। आप बहुत जोर लगा रहे हैं साइकिल चलाने में, लेकिन साइकिल जो है वो बहुत स्लो चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि एयर के अपोजिट डायरेक्शन में। आपने भी चालाकी दिखाई, आपने कहा बजाय घर जाने के नानी के घर दोबारा चला जाता हूँ, इतनी तेज हवा चल रही है मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो आपने साइकिल को एयर की डायरेक्शन में किया और आप दोबारा नानी के घर पहुंच गए। जब एयर की डायरेक्शन में गया था बहुत जल्दी फास्ट मूव करने लगे। लेकिन हमारे पास ऐसा केस नहीं है कि जनाब हम अपोजिट टू द ग्रेविटी जाएं, जब फॉल हो जाएं तो जब ही जा सकते हैं जब एयर प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि हमारे वेट को बैलेंस करके और हमें ऊपर ले जाए। ठीक है, तो फाइनली हम ऊपर पहुंच जाएंगे, अल्लाह ना करें। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जब बॉडी फॉल कर रही हो, तो बॉडी जब फॉल करेगी तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन जब एयर फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी लेस होगी। ये पैराग्राफ आपको बता रहा है। ठीक है जनाब, ये रीजन भी नीचे बताया गया है इस पैराग्राफ में। ये सिर्फ किस वजह से हो रहा है कि एयर फ्रिक्शन उसे क्या कर रही है, अपोज कर रही है। ठीक है, तो अब जो मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा
कि जनाब जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन होगा और काइनेटिक एनर्जी भी हमें गेन होगी। तो उस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। ये वेट है बेटा, क्या है, वेट। वेट बराबर mg के होता है, ये पता है आपको। F जो है वो एयर फ्रिक्शन है, ये बात मैं ऊपर भी कर चुका हूँ। तो पहले एट पॉइंट क्यू बात कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट क्यू बात कर रहे हैं। एट पॉइंट क्यू पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, x था। ये आप देख चुके हैं, p से q के दरमियान डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में भी नजर आ रहा है, वो क्या था, x था। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अलग-अलग बात बता रहा हूँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, mgx के। वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ एयर फ्रिक्शन, वो कितना होगा, fx, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स आपके पास एयर फ्रिक्शन है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास x है, इसलिए मैंने fx लिखा है। ठीक है। नाउ फाइनली हम बात कर रहे हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके होगा। नंबर वन, जब बॉडी फॉल कर रही है नीचे तो क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन होगा, वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन होगा। तो यही बात लिखिए, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, तो यहाँ एयर लिख दीजिएगा। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, हमें मालूम क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो बेटा मेरे बच्चा गेन यही रहने दिया, वर्क डन अगेंस्ट जो है यहाँ प्लस का, यहाँ सेकंड साइड जाकर जो है राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आप देख लें वर्क डन माइनस का हो गया, इधर ऑलरेडी क्या मौजूद था, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन जब सेकंड साइड पर गया तो क्या हो गया, माइनस, तो ये मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस एट क्यू पॉइंट तक कितना था, mgx था। वर्क डन अगेंस्ट एट क्यू पॉइंट तक कितना था, fx था। कितना था, fx था। सही है। तो अब मैं इस बात को और बेहतरीन मैनर में बताना चाहूं कि जनाब अगर बॉडी कहां पर आ रही है, जस्ट बिफोर द पॉइंट ओ आ रही है, जस्ट बिफोर द पॉइंट ओ आ रही है, तो क्या होगा, हमारा जो डिस्टेंस x है वो किसके बराबर हो जाएगा, तकरीबन h के बराबर हो जाएगा। तकरीबन किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर है किसके, h के। तो हम इधर सिर्फ इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, h। x की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, h। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया, mgh। और मैं इसे कह सकता हूं डेल्टा के ई। और ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास कहलाती है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बेटा क्या, वर्क एनर्जी इक्वेशन। इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं फाइनली क्या बेटा, वर्क एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस fh, और ये mgh माइनस fh है क्या, नेटवर्क है। ठीक है, दिस इज नेटवर्क डन, दिस इज नेटवर्क डन। ये हमारे पास क्या है बच्चे, नेटवर्क डन है। सही है। तो ये नेटवर्क डन अगर है हमारे पास, तो हम इस बात को मजीद अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि क्या होगा। अब ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है आपकी नॉलेज के लिए, इफ नेट वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर नेट वर्क डन जो है हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि आपके पास इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी हो रहा होगा। अगर नेट वर्क डन जो है नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। ये दो बातें आपके पास साइकोलॉजिकल बातें जो आपको क्लियर होंगी, और इन तमाम फिजिकल फिनोमेनन में आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कंक्लूसिवली ये बात मैंने कही कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, नेट वर्क डन होता है, और ये आपके पास कहलाता है वर्क एनर्जी इक्वेशन। क्या कहलाता है, वर्क एनर्जी इक्वेशन, या आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम इसे कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सही है बेटा। मेरे बच्चा ये हमारा आज का टॉपिक था जनाब, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को का, जिसका हमने थोड़ा सा प्रीवियसली टॉपिक से स्टार्ट लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा।
बस बंदा नाचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर आरिफ अख्तर आज़म, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।